हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। पढ़ाई विद गुरु चेला is the ultimate hub for all things exam preparation. Dear students, today we have an exciting topic to discuss. We will be analyzing the past year's question paper for public policy and administration in India. By going through these questions, we can gain valuable insights into the exam format and understand the types of questions that may appear in the upcoming exam. So, let's get started. डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 4th CBCS के कोर पेपर पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया के 2K23 के क्वेश्चन पेपर को। इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे एग्जाम फॉर्मेट के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस 2K23 के क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे गए, मार्किंग स्कीम क्या रही, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को जो अटैम्प्ट करने थे वो कितने रहे हैं, एंड सो मैनी थिंग्स इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने का प्रयास करने जा रहे हैं। ये वीडियो ड्यू रेगुलर, ड्यू एसओएल एंड एनसीवेल तीनों स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है एंड यस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। All right, my dear students, now that we have the past year question paper of your core paper public policy and administration in India. डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को बता दें कि ये जो पेपर है लास्ट ईयर 29 मई 2K23 को कंडक्ट कराया गया था। डियर स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। देन उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चंस की, आप लोगों को बताएंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं इस क्वेश्चन पेपर में। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को बता दें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस पेपर के अंदर 8 हैं, जिनमें से यानी 4 क्वेश्चंस आप लोगों को अटैम्प्ट करने हैं जो आप पे बेहतर तरीके से आते हैं। इसमें 7 जो हैं ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं। लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो नॉट बेस्ड जो है पूछा गया है, जहाँ पर 4 टॉपिक्स होते हैं। किन्हीं भी 2 टॉपिक्स पर आप लोगों को शॉर्ट नोट जो है लिखना होता है। अगर हम बात करें मार्किंग स्कीम की तो 18.75 मार्क का आपका एक क्वेश्चन जो है बनता है। टोटल मार्किंग की बात करें तो 75 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर रहा है, जहाँ पर 3 आवर्स आपको दिए जाते हैं आंसर राइटिंग के लिए। दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 4 प्रिंटेड पेजेस, योर रोल नंबर यानी कि आपका अनुक्रमांक। जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, आपको दिए गए इस कॉलम में अपना अनुक्रमांक जो है मेंशन कर लेना है। सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर 3993 इसका सीरियल नंबर है। यूनिक पेपर कोड 1232142। नेम ऑफ द पेपर आप लोग देख सकते हैं, पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया का ये क्वेश्चन पेपर है, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 4th का। ड्यूरेशन जैसे कि मैंने बताया कि 3 आवर्स आपको दिए जाएंगे आंसर राइटिंग के लिए। मैक्सिमम मार्क्स 75 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर है। कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आप लोगों को फॉलो करने हैं। राइट योर रोल नंबर ऑन द टॉप इमीडिएटली ऑन रिसिप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है तो आपको दिए गए कॉलम में अपना रोल नंबर जो है मेंशन कर लेना है। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बताया टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 8 हैं, उनमें से कोई 4 प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को यहाँ पर लिखने हैं। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, हर एक क्वेश्चन के अंक जो हैं वो समान रखे गए हैं। आंसर्स मे बी रिटन आइदर इन इंग्लिश और हिंदी, बट द सेम मीडियम शुड बी फॉलोड थ्रू आउट द पेपर। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को बता दें कि इस पेपर में आप लोग जो हैं एक ही प्रकार का मीडियम जो है फॉलो कर सकते हैं आंसर राइटिंग के लिए, चाहे वो मीडियम आपका हिंदी मीडियम हो, चाहे वो आपका मीडियम इंग्लिश मीडियम हो। ऐसा नहीं करना है कि आपने किसी क्वेश्चन का जवाब जो है हिंदी मीडियम में लिखा है और किन्हीं क्वेश्चंस का जवाब आप लोगों ने इंग्लिश मीडियम में लिखा है। आप लोगों को थ्रू आउट द पेपर एक ही प्रकार का मीडियम जो है फॉलो करना है, यूज़ करना है। सो आप लोग देख सकते हैं छात्रों के लिए यहाँ पर निर्देश जो हैं मेंशन्ड हैं। आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, एनालाइज द मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। लोक नीति की अवधारणा का विवेचन कीजिए, भारत में लोक नीति के मूल्यांकन का विश्लेषण कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर एक सिंपल सी टिप जो है आप लोगों को देना चाहूँगा कि आप लोग क्वेश्चन पेपर को एटलीस्ट
5 to 10 मिनट्स जो हैं रीड करें, बेहतर तरीके से क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करें, समझने का प्रयास करें कि आखिरकार क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। दैन उसके बाद ही सोच समझकर किन्हीं 4 प्रश्नों को आप जो है सिलेक्ट करें एंड उनके बाद अच्छी तरीके से अपना आंसर राइटिंग की प्रोसेस जो है कंटिन्यू रखें। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, सबसे पहले इसमें पूछा है कि जो पब्लिक पॉलिसी का कॉन्सेप्ट है वो है क्या, वो आपको डिस्कस करना है। उसके बाद आप लोगों को एनालाइज करने के लिए कहा गया है उन मेथड्स को जिनसे कि पब्लिक पॉलिसी भारत के अंदर इवेल्यूएट हुई है। सो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता भी है कि जो पब्लिक पॉलिसी का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए हमें सरकार के फैसलों और एक्शंस को समझना होता है जो पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं। ये पॉलिसीज़ सोसाइटी के वेलफेयर और डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के लिए बनाई जाती हैं। भारत में पब्लिक पॉलिसी की इवैल्यूएशन के मेथड्स को एनालाइज करने के लिए कुछ कॉमन अप्रोचेस हैं, जैसे कि इम्पैक्ट इवैल्यूएशन। इस मेथड में बेसिकली पॉलिसीज़ के इम्प्लीमेंटेशन के रिजल्ट्स और उनके इम्पैक्ट को इवैल्यूएट किया जाता है। इसमें या फिर आप कह सकते हैं इससे देखा जाता है कि क्या पॉलिसी में डिज़ायर्ड आउटकम्स को अचीव किया है या फिर नहीं। एक होता है प्रोसेस इवैल्यूएशन। इस मेथड में पॉलिसीज़ के डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग प्रोसेस को इवैल्यूएट किया जाता है। ये देखा जाता है कि पॉलिसी कैसे इम्प्लीमेंट हुई है और क्या चैलेंजेस उसने फेस किए। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है। इस मेथड में पॉलिसीज़ के बेनिफिट्स और कॉस्ट को कंपेयर किया जाता है। इससे ये देखा जाता है कि क्या पॉलिसी के बेनिफिट्स उसके कॉस्ट को जस्टिफाई करते हैं या फिर नहीं। एक होता है स्टेक होल्डर एनालिसिस। बेसिकली इस मेथड में पॉलिसीज़ के स्टेक होल्डर्स का रोल और उनके व्यूज़ को इवैल्यूएट किया जाता है। इससे पॉलिसी के इम्पैक्ट और इफ़ेक्टिवनेस को समझने में मदद मिलती है। भारत में पब्लिक पॉलिसी के इवैल्यूएशन के लिए इन मेथड्स का कॉम्बिनेशन किया जाता है ताकि पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट और इफ़ेक्टिवनेस सही तरीके से एक्सेस किया जा सके। सो इस प्रकार से आप इन पॉइंट्स को जो हैं इसके आंसर में जो है मेंशन कर सकते हैं। काफ़ी इफेक्टिव आंसर लगेगा अगर आप इन पॉइंट्स को यहाँ पर मेंशन करते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, डू यू एग्री डैट local self-governance in rural India has ensured increasing people's participation in the political system? Give reasons for your answer. क्या आप सहमत हैं कि ग्रामीण भारत की राजनीतिक व्यवस्था में जन सहभागिता को स्थानीय प्रशासन ने बढ़ाया है? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। सो देखिए, इस क्वेश्चन को आप लोगों को बेहतर तरीके से पहले समझना है, देन उसके बाद ही इसका आंसर जो है आप लोगों को लिखना है। सो देखिए, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो मेरी तरफ से हाँ है। मैं आपके सवाल से सहमत हूँ कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस यानी कि स्थानिक स्वशासन भारत के गांव में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा दिया है राजनीतिक सिस्टम में। ये कुछ रीज़न्स हैं, जैसे कि पहुंच और आप कह सकते हैं संवेदना, आप कह सकते हैं स्थानीय विकास में भागीदारी, सरकार की अकाउंटेबिलिटी, राजनीतिक शिक्षा। इन सभी रीज़न्स के जो भी रीज़न्स मैंने आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करे, इन सभी रीज़न्स से साबित होता है कि स्थानिक स्वशासन ने भारत के गांव में लोगों की राजनीतिक सिस्टम में भागीदारी को बढ़ावा दिया है। अगर हम किसी भी एक पॉइंट को एक्सप्लेन करें, जैसे कि हम एक्सप्लेन करते हैं पहुंच और संवेदना को, तो आप लोग जानते हैं कि जो स्थानिक स्वशासन है उसके जरिए लोगों को अपनी समस्याओं और ज़रूरतों को सरकार तक पहुँचाने का एक सीधा रास्ता मिलता है। इससे उनकी संवेदना बढ़ती है और उन्हें अपने मुद्दों पर आवाज़ बुलंद करने का मौका भी मिलता है। और अगर हम बात करें सरकार की अकाउंटेबिलिटी की, तो स्थानिक स्वशासन के जरिए सरकार की प्रशासनिक कार्यवाही पर लोगों का सीधा प्रभाव होता है। इससे सरकार को अपने कार्यकाल पर जनता के सामने जवाब देने की ज़रूरत महसूस होती है। सो इस प्रकार के पॉइंट्स के साथ आप लोग जो हैं इस क्वेश्चन को एग्री करते हुए लिख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट एन एस्से ऑन द बजटरी प्रोसेस इन इंडिया। भारत के बजट की प्रक्रिया पर एक निबंध लिखिए। सो देखिए, भारत में बजटरी प्रोसेस एक महत्वपूर्ण
और एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें सरकार के आय और व्यय को निर्धारित किया जाता है। ये प्रक्रिया है चरणों में होती है, ठीक है, कई चरणों में ये प्रक्रिया जो है कराई जाती है, जिसमें बजट प्रस्तावना, बजट परीक्षण, बजट का अनुमान, बजट की मंजूरी, बजट के अनुसरण, बजट का इवैल्यूएशन, इन 6 प्रोसेस से गुजरता है कोई भी बजट, जिसको आप कहते हैं बजटरी प्रोसेस। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से भारत में बजटरी प्रोसेस व्यवस्थित और प्रभाव और आप कह सकते हैं प्रतिनिधित्व रहता है। ये प्रक्रिया सरकार के जो आर्थिक प्रावधान है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो है प्ले करती है और देश के विकास में सहायक होती है। अगर हम बात करें कोई भी एक पॉइंट की, जैसे कि बजट प्रस्तावना, तो हर वर्ष देश के अर्थव्यवस्था मंत्री बजट प्रस्तावना प्रस्तुत करते हैं। इसमें सरकार के आने वाले वर्ष के आय और व्यय का जो विवरण होता है वो उसके अंदर मेंशन होता है। बजट परीक्षण की बात करें तो बजट प्रस्तावना के बाद संसद के दोनों सदन, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, दोनों में ही बजट का जो तथ्य है वो परीक्षण होता है। इसमें संसद के सदस्य बजट पर विचार विमर्श करते हैं और सुझाव देते हैं। सो इस प्रकार के 6 पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पर मेंशन करने हैं। इस प्रकार आप लोग जो हैं बजटरी प्रोसेस इन इंडिया को बेहतर तरीके से डिफाइन कर पाएंगे। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ ई गवर्नेंस इन ब्रिंगिंग एफिशिएंसी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन में कार्य कुशलता को लाने में ई गवर्नेंस की महत्वता का परीक्षण कीजिए। सो देखिए, ई गवर्नेंस का महत्व समझ में आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा विस्तृत हो रहा है, क्योंकि ये सरकारी प्रशासन में प्रक्रियाओं में सुधार लाता है और प्रशासन को अधिक एफिशिएंट बनाता है। ये कई तरीके से महत्वपूर्ण है, जैसे कि आप कह सकते हैं ट्रांसपेरेंसी। ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकार के कार्यक्रम और योजना की जानकारी आम नागरिक तक आसानी से पहुंचती है, जिससे आप कह सकते हैं प्रशासन में पारदर्शिता और आप कह सकते हैं पारदर्शी जो है बढ़ती है। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो जो ई गवर्नेंस है उसके जरिए सरकार के कार्यक्रमों का अनुपालन और जो इनका आप कह सकते कार्य क्षमता का मूल्यांकन आसान हो जाता है, जिससे सरकार को जवाबदेही में वृद्धि होती है। सो इस प्रकार के पॉइंट्स जो हैं यहाँ पर आप लिख सकते हैं। एफिशिएंसी के बारे में लिख सकते हैं, सिटीज़न इंगेजमेंट के बारे में लिख सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव के बारे में लिख सकते हैं। इस प्रकार ई गवर्नेंस का महत्व बढ़ रहा है, क्योंकि ये सरकारी प्रशासन में सुधार लाकर अधिक एफिशिएंसी लाता है और नागरिकों को अधिक सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ फार लोकपाल हैज़ बीन एन इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवियंस, इलैबोरेट। जन शिकायतों के निवारण में लोकपाल किस प्रकार एक प्रभावशाली यंत्र रहा है, व्याख्या कीजिए। तो देखिए, अगर हम बात करें लोकपाल की, तो लोकपाल एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट उपकरण है जिसे जनता अपने शिकायतों का समाधान करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। इसके कुछ महत्वपूर्ण लाभ भी हैं, जैसे कि शक्तिशाली कानून। लोकपाल एक शक्तिशाली कानून है जो कि भ्रष्टाचार और अन्याय या फिर आप कह सकते हैं जो अन्य शिकायतें हैं उनका समाधान करने में मदद करता है। इससे लोगों को विश्वास मिलता है कि उनकी शिकायत सुनी जाएगी और उसका समाधान किया जाएगा। देन नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी। इसके अंदर आप लिख सकते हैं कि जो लोकपाल है, लोकपाल की जो उपस्थिति है, उपस्थिति से सरकारी जो कर्मचारियां हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी जो है बढ़ती है और भ्रष्टाचार की रोकथाम होती है। लोगों को विश्वास होता है कि उनकी शिकायत सही समय पर सुनी जाएगी। उसके बाद होता है अकाउंटेबिलिटी। लोकपाल के माध्यम से सरकारी अधिकारियों पर जवाबदेही बढ़ती है। अगर कोई शिकायत दर्ज की जाती है तो उसका जल्द से जल्द समाधान किया जाता है, जिससे जो अधिकारियां हैं उनके अपने कार्य क्षमता में सुधार देखने को भी मिलता है। सो इस प्रकार जो है आप इसका आंसर लिख सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि लोकपाल का प्रभाव अब तक इतना प्रभावशाली नहीं रहा है जितना कि उम्मीद किया गया है।
इसमें कुछ कठिनाइयाँ भी आई हैं, जैसे कि समय पर शिकायतों का समाधान ना हो पाना या फिर कुछ मामले में देर हो जाना। अगर हम बात करें सर्वव्यापी तौर पर तो लोकपाल एक महत्वपूर्ण उपकरण है शिकायतों का समाधान करने के लिए, लेकिन इसकी जो सक्रियता है और प्रभाव को और आप कह सकते हैं सुदृढ़ बनाने की ज़रूरत है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्कस इट्स रेलेवेंस इन प्रमोटिंग सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया। सामाजिक कल्याणकारी प्रशासन से आप क्या समझते हैं, क्या अर्थ है इसका? भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने में इसकी प्रासंगिकता का विवेचन कीजिए। सो देखिए, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का जो अर्थ है, जो मायने हैं, वो ये है कि समाज कल्याण प्रशासन जिसमें सरकार समाज के विकलांग, गरीब, महिलाओं, बच्चों और अन्य कमज़ोर वर्ग के हित में विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रमों को चलाती है। इसमें सामाजिक न्याय, समृद्धि और समरसता को बढ़ावा देने का लक्ष्य होता है। भारत में समाज कल्याण प्रशासन का महत्व काफ़ी अधिक है, क्योंकि ये समाज में न्याय और समरसता को बढ़ावा देता है। ये कार्यक्रमों गरीबों और कमज़ोर वर्गों को समाज में शामिल करने में मदद करते हैं और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके माध्यम से गरीबी, बेरोजगारी और अन्य सामाजिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। समाज कल्याण जो प्रशासन के माध्यम से सरकार समाज के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करती है और उन्हें अपने अधिकारों का लाभ उठाने में मदद करती है। इससे समाज में सामरसता और सामाजिक न्याय का जो आप कह सकते हैं बंटवारा जो है वो भी बनता है। इस प्रकार समाज कल्याण जो प्रशासन है उसका महत्व भारत में न्याय और सामरसता को बढ़ाने में है और ये सामाजिक समृद्धि और सामरसता के दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, MG नरेगा हैज़ प्लेड अ वाइटल रोल इन इरेडिकेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल इंडिया, डिस्कस। ग्रामीण भारत में बेरोजगारी को समाप्त करने में मनरेगा की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, विश्लेषण कीजिए। सो देखिए, अगर हम बात करें MG नरेगा की या फिर इसको हिंदी में कहें तो मनरेगा की, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसकी फुल फॉर्म है। इसने गांव के बेरोजगार लोगों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस योजना के तहत गांव के लोगों को आप कह सकते हैं जो रोजगार की सुविधा जो है वो प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत गांव के लोगों के 100 दिन तक की रोजगार की गारंटी दी जाती है। इससे उन्हें आर्थिक मदद भी मिलती है और उनके जीवन में स्थिरता आती है। ये योजना बेरोजगार की समस्याएं या फिर आप कह सकते हैं बेरोजगारी की जो समस्या है उसका समाधान करती है और उन्हें रोजगार देने का अवसर भी प्रदान करती है। इस योजना ने गांव के लोगों के जीवन में सुधार किया है और उन्हें मजदूरी की कमी से बचाया है। इसके माध्यम से उन्हें जो है स्वावलंबी बनाने का मौका मिलता है और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आता है। इस प्रकार ये जो मनरेगा है इसने गांव के बेरोजगार लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जो आप कह सकते हैं स्थायी रोजगार का स्रोत जो है प्रदान किया है और उन्हें आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में भी मदद किया है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है शॉर्ट नोट्स बेस्ड, जहाँ पर आपको 4 टॉपिक्स दिए गए हैं जिनमें से किन्हीं 2 पर आप लोगों के शॉर्ट नोट जो है लिखना है। पब्लिक चॉइस थ्योरी यानी कि लोक चुनाव सिद्धांत, जेंडर बजट, पब्लिक सर्विस डिलीवरी सार्वजनिक सेवा वितरण, नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। इस प्रकार के शॉर्ट नोट्स जो यहाँ पर पूछे गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को बता दें कि हमने जो है 2022-2021 के क्वेश्चन पेपर को भी डिस्कस किया हुआ है, जिनका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। अगर आप 2021, 2022, 2023 के पेपर को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर जो है कर पाएंगे अपने कल के एग्जामिनेशन में। So dear students, as we wrap up,
let's share some valuable tips to excel on the day of the exam. First and foremost, make sure you get a good night's sleep the day before. A well-rested mind performs better on the day of the exam. Arrive early to the exam center to avoid any last-minute stress. Secondly, read through the instructions carefully before starting the exam. Pay attention to the marking scheme and allocate your time accordingly. Lastly, stay calm and composed during the exam. Remember, you have put in the effort and now it's time to show what you know. I hope this analysis and the tips provided will be beneficial to you in your exam preparation. If you have any further questions or need more guidance, feel free to reach out. Good luck with your studies and I am confident you will do great on the exam. डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप स्टडी मटेरियल को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज हैं वहां पर आप जो है पूछ सकते हैं या फिर कमेंट कर भी अपना जो है क्वेरीज को पूछ सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। रिमेंबर, प्रिपरेशन इज की एंड यू हैव गॉट दिस। डोंट फॉरगेट to like this video, subscribe to our channel Padhai with Guru Chela and hit the notification bell to stay updated with our latest content.